उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम राज्य चिन्ह। ये तो खैर बिल्कुल आसान है और इसे आपको याद रखना है। यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है। यह है दोस्तों, ये आपने देखा होगा उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। सभी जो सरकारी दस्तावेज हैं वो आपको इस तरह से ये दिखाई देता है, तो ये आपने देखा भी होगा। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तराखंड यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया? ये किया गया था दोस्तों 2001 में। उत्तराखंड राज्य का गठन दोस्तों होता है 9 नवंबर 2000 को, लेकिन तब दोस्तों नहीं किया गया था। ये किया गया था अगले वर्ष 2001 में। उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये प्रश्न दोस्तों आपने कई जगह देखा होगा, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सीधे सीधे एग्जाम में आपको ये प्रश्न दिखाई देगा, तो याद रखना है। अगला है उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में कितनी जलधाराओं को दिखाया गया है? ये जलधाराएं दोस्तों कितनी हैं? ये हैं 4। कौन कौन सी हैं? ये हैं दोस्तों गंगा, इसके अलावा गंगा है, गंगा के बाद यमुना, रामगंगा और काली। टॉन्स वगैरह नहीं करना है, और काली। तो ये 4 हैं, ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये दोस्तों राज्य चिन्ह हमने देख ही लिया था, आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। उत्तराखंड राज्य के राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं? दोस्तों ये कितनी दिखाई गई हैं? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3। बिल्कुल आसान है, इसे याद करने के लिए है। जिसमें बीच वाली चोटी दोस्तों सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है, ये आप ये देख लीजिएगा। ये है चिन्ह के पृष्ठ का लाल रंग किसका प्रतीक है? ये दोस्तों आप चिन्ह के पृष्ठ का लाल रंग किसका प्रतीक है ये आप देख सकते हैं। यह है दोस्तों शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का। अगला प्रश्न है वन लाइनर रूप में दोस्तों प्रश्न रहेंगे। किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था? 2001 में। राज्य चिन्ह का आकार कैसा प्रतीत होता है? दोस्तों ये आकार कैसा है? ये दोस्तों समचतुर्भुज जैसा हमें ये दिखाई देता है। अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में दोस्तों लिखा गया है और मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब यहां से दोस्तों हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य गीत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उत्तराखंड राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे लक्ष्मण सिंह बटोई। उत्तराखंड राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोई। उत्तराखंड राज्य गीत की पंक्तियां शुरू होती हैं, ये हैं उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों ये लिखा गया हेमंत बिष्ट द्वारा। ये दोस्तों शिक्षक हैं। अगला है उत्तराखंड राज्य गीत को किस वर्ष अपनाया गया? ये अपनाया गया 2016 में और 6 फरवरी 2016 को। तो ये आपको याद रखना है। राज्य गीत को किसने आवाज दी? तो राज्य गीत दोस्तों उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन दोस्तों आवाज दी है, जो गाया है ये है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी। उत्तराखंड राज्य गीत की गायन अवधि कितनी है? जैसे दोस्तों राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है और राष्ट्रगान के दोस्तों जो लास्ट की अंतिम पंक्तियां हैं उसको गाने का तो 20 सेकंड में गाया जाता है। और वैसे दोस्तों उत्तराखंड राज्य गीत की गायन अवधि ये भी आ सकता है, तो 9 मिनट की इसकी गायन अवधि है। अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों यहां से हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य कस्तूरी मृग के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये दोस्तों कस्तूरी मृग का यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कस्तूरी मृग को। कस्तूरी मृग कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर। एग्जाम में दोस्तों वहां पर ऑप्शन बने होंगे, ये प्रश्न आ सकता है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक देखते हुए चलिए।
कितनी ऊंचाई तक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं? तो 3600 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम ये है मास्कस काइसोगास्टर। न जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया होगा। अगला है राज्य पशु कस्तूरी मृग किस कुल व किस परिवार का सदस्य है? ये दोस्तों अंगुलोटा कुल व मोसेडे परिवार का सदस्य है। किसको जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है कस्तूरी मृग को। कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन क्या है? कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन दोस्तों ये है, या मुख्य भोजन कहें दोस्तों, ये है केतारपाती। कस्तूरी मृग की औसत आयु दोस्तों कितनी होती है? ये होती है दोस्तों लगभग 20 वर्ष। आत्मरक्षा के लिए कस्तूरी मृग में क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 2 दांत। कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है? भूरा वो काले पीले धब्बे इसमें होते हैं। ये कस्तूरी मृग ये है, आप देखेंगे इस तरह से। अगला है कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है, वो भी वर्ष में केवल प्राप्त की जाती है 30 से 45 ग्राम। अगला है उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है दोस्तों। फूलू की घाटी में आपको कस्तूरी मृग देखने को मिलेगा। इसके अलावा उत्तरकाशी में, केदारनाथ, पिथौरागढ़ में कस्तूरी मृग आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि अपना निवास स्थान ये नहीं छोड़ता है और इसकी जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत तीक्ष्ण होती है। अगला प्रश्न है, ये जबरदस्त है, सीधे सीधे एग्जाम में आपको दिखाई देगा। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया। ये किया गया दोस्तों 1972 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना दोस्तों की गई थी। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई? 1972 में चमोली में। वर्तमान में दोस्तों चमोली और रुद्रप्रयाग में है, क्योंकि ये 1972 में ये इसकी स्थापना की गई थी। आपको पता है कि रुद्रप्रयाग बनता है 1997 में। तो ये दोनों जनपदों में दोस्तों फैला हुआ है। और क्षेत्रफल कितना है ये आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कस्तूरी के प्रकार। तो 3 प्रकार की दोस्तों ये कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, जैसे नेपाल की कस्तूरी कपिल, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल, सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण। अगला है किस वर्ष मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई? दोस्तों ये की गई 1977 में। अब दोस्तों ये है बागेश्वर में। अब बागेश्वर ऑप्शन में ना रहे तो पिथौरागढ़ है, तो पिथौरागढ़ आप कर लीजिएगा। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है 1977 में। ये आपको याद रखना है। साथ ही बागेश्वर में है, और ऑप्शन में ना हो तो पिथौरागढ़ भी आप टिक कर सकते हैं। कस्तूरी का रासायनिक नाम क्या है? कस्तूरी मृग का नहीं दोस्तों, ये है कस्तूरी का। सिर्फ कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है, क्योंकि अब इसका कस्तूरी मृग का रासायनिक नाम तो होगा नहीं, तो कस्तूरी का रासायनिक नाम ये है दोस्तों मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर। अगला है चमोली जिले के कांचुला खर्क में किस वर्ष कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई? 1982 में। कांचुला खर्क क्या है? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1986 में। कहां? पिथौरागढ़ में। सीधे सीधे आपको याद रखना है, एग्जाम में बनेगा। और सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। राज्य में वन्यजीव गणना 2005 के अनुसार राज्य में कस्तूरी मृग कितने थे? लगभग 279 थे। खैर एग्जाम में नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों यहां पर आपको दिखाई देगा उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। ये है दोस्तों ब्रह्मकमल। इसकी पीडीएफ आपको मिली जाएगी। अब इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं ब्रह्मकमल की। तो राज्य पुष्प ब्रह्मकमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में कितनी ऊंचाई में मिलते हैं? ये प्रश्न भी आ सकता है इस तरह से। वहां पर आपको जैसे 3600 से लेकर 4400 मीटर ऊंचाई दे दिया, और इसी तरह से फिर बुरांस की ऊंचाई दे दी, वो भी हम देखेंगे। तो इसमें दोस्तों दिक्कत हो सकती है भी, बच्चे वहां पर गलती कर सकते हैं। जैसे ये भी आपने पढ़ाई लगेगा कि 3600 से 44 तो पढ़ा था, तो इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है। तो ब्रह्मकमल दोस्तों ये 4800 से लेकर 6000 मीटर की
ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में ये मिलते हैं ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल का फूल किस कुल का पौधा है? ये प्रश्न भी आ सकता है, अभी तक फिलहाल नहीं आया है। तो एस्टेरेसी कुल का पौधा है ब्रह्म कमल। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो सोसूर या अब विलेटा, सीधे सीधे आपको याद रखना है। इसके अलावा फेन कमल का वैज्ञानिक नाम ये अभी हम देखेंगे। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कौलपदम। ब्रह्म कमल की अन्य प्रजातियां हैं, ये हैं दोस्तों फेन कमल और कस्तूरा कमल। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों दूधा फल। ये प्रश्न भी बन जाता है। इसके अलावा कश्मीर में क्या कहते हैं ब्रह्म कमल को? ये कहते हैं गलगल। और हमारे यहाँ ब्रह्म कमल है, हिमाचल में देखिए दूधा फल वहां नाम पड़ गया, कश्मीर में गलगल नाम हो गया। अलग अलग राज्यों में दोस्तों अलग अलग नाम इसके हैं। महाभारत के किस पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है? तो ये कहा गया है वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में। ब्रह्म कमल को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है टोपागोला नाम से। अगला है विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? तो ये 210 है। ये प्रश्न आ सकता है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं 24। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई में ब्रह्म कमल की कौन सी प्रजाति मिलती है? तो ये मिलती है फेन कमल की। तो ये भी आपको याद रखना है। किस पुष्प को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों ब्रह्म कमल को। ब्रह्म कमल की पौधे की जड़ों को पीसकर उनका प्रयोग किसमें किया जाता है? ये किया जाता है हड्डियों के उपचार में। ब्रह्म कमल का रंग कैसा होता है? दोस्तों ये होता है बैगनी। ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? ये होती है लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर तक। तो परीक्षा वाणी में भी आपने ये पढ़ा होगा। अगला है ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का समय। तो कब से कब तक दोस्तों ये अभी खिले होंगे? जुलाई से सितंबर तक दोस्तों ये खिलते हैं। ब्रह्म कमल को महाभारत में कहा गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये कहा गया दोस्तों सौगंधित पुष्प। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? भगवान शिव को। केदारनाथ में दोस्तों ये मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। ब्रह्म कमल के पौधे पर दोस्तों खास बात यह है कि एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है, और ब्रह्म कमल का पुष्प लगभग ये आधी रात में, अर्धरात्रि में को ही खिलता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस। तो ये है दोस्तों हमारा राज्य वृक्ष बुरांस। ये आप देखिए बुरांस के पुष्प लगे हुए हैं पूरे पेड़ में। तो अब बुरांस के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो ये है दोस्तों बुरांस। बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये है दोस्तों सदाबहार। अगला है बुरांस वृक्ष कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये प्रश्न भी दोस्तों बनने की संभावना है। 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई दोस्तों ये मिलता है। बुरांस किस कुल का वृक्ष है? ये है एरिकेसीय कुल का वृक्ष है। हिमाचल प्रदेश में बुरांस को कहा जाता है, ये कहा जाता है बुरांस को। कन्नड़ में बुरांस को कहा जाता है, ये कहा जाता है बिली। बुरांस किन राज्यों का राज्य पुष्प है? बुरांस किन राज्यों का राज्य पुष्प है? बुरांस दोस्तों हमारे यहाँ उत्तराखंड में क्या है? ये है राज्य वृक्ष। हमारे यहाँ राज्य वृक्ष है, और यहाँ दोस्तों इनका राज्य पुष्प है, एक तो हिमाचल का और एक नागालैंड का। किस देश का राष्ट्रीय पुष्प बुरांस है? तो यह है दोस्तों नेपाल का। नेपाल को बुरांस में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है गुरांस। तो अलग अलग नाम है। बुरांस फूलों का रंग कैसा होता है दोस्तों? फिलहाल एग्जाम में नहीं आएगा, याद रखिए। अभी आपको मैंने दिखाई दिया, तो चटक लाल होता है। कितने ऊंचाई पर सफेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं? लगभग दोस्तों जब आप जाएंगे 11,000 फीट की ऊंचाई के आसपास तक, तब आपको देखने को मिलेंगे सफेद रंग के बुरांस। अगला है राज्य वृक्ष बुरांस में फूल खिलने का समय। दोस्तों ये है फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में बुरांस में फूल खिलते हैं। अगला है बुरांस वृक्ष को किस वर्ष सुरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में बनेगा, ये किया गया था 1974 में। 1974 में अभी आएगा कि मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आ रहा नीचे से उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। अभी इसके बारे में जानते हैं। तो बुरांस को आपको याद रखना है, बुरांस वृक्ष को किस वर्ष सुरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? 1974 में। अगला है, भारत में सर्वप्रथम बुरांस की खोज कहां हुई थी? ये हुई थी श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में नहीं है, श्रीनगर J&K। अगला है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। तो ये है दोस्तों मोनाल, कुछ इस तरह का मोनाल दिखाई देता है। यह है राज्य पक्षी मोनाल। अब मोनाल के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। कई बार दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। एक नंबर के लिए उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा राज्य खेल। तो ये दोस्तों लगभग आते हैं। जैसे 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह के बिल्कुल आसान ये भी आते ही आते हैं। इनमें आपको गलती नहीं करनी है। हिमालय का मयूर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मोनाल को। मोनाल पक्षी को कहा जाता है हिमालय का मयूर। राज्य पक्षी मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। सीधे सीधे आपको याद रखना है, एग्जाम में दिखाई देगा दोस्तों। ये मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? तो ये दोस्तों मिलती है 8000 से लेकर 20,000 फीट की ऊंचाई तक। या दोस्तों आपने बुक में देखा होगा कि 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर भी ये मिलते हैं, और फीट में यहाँ पर लगभग 8000 से लेकर 20,000 फीट की ऊंचाई पर मिलते हैं। कहीं कहीं मीटर में भी दे रखा है बुक में, 2500 मीटर से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये मिलते हैं। मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मनियाल या मोनाल। अगला है, मोनाल की अन्य प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं? डपेलस, स्केलेटरी, ल्यूरी तथा ल्यूफोफोरेंस। तो ये 4 दोस्तों प्रजातियां हैं। मोनाल को कश्मीर में कहते हैं, तो कश्मीर में मोनाल को कहते हैं सुनाल, और हिमाचल प्रदेश में मोनाल को कहते हैं नीले गुरु। मोनाल को सिक्किम में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों चामदोंग। और नेपाल में क्या कहा जाता है मोनाल को? ये कहा जाता है डंगन। और मोनाल को भूटान में कहा जाता है बुप। तो ये भी आपको याद रखने। मोनाल का प्रिय भोजन या मुख्य भोजन दोस्तों ये है आलू। अभी कस्तूरी मृग का हमने देखा था, वो था केदारपाती। अगला है, किस वर्ष राज्य के वन्य जीव बोर्ड द्वारा पहली बार मोनाल की गणना कराई गई थी? ये कराई गई थी सन 2008 में। हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहा जाता है, ये कहा जाता है मोनाल को। 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या कितनी थी दोस्तों? ये भी बुक में दिया गया है। जब राज्य के वन्य जीव बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई, और 2008 में दोस्तों लगभग मोनालों की संख्या 919 थी। अब दोस्तों यहां पर हम देखते हैं राज्य तितली कॉमन पीकॉक के बारे में। एक प्रश्न दोस्तों और जो आपको याद रखना है कि मोनाल को वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेगा, एग्जाम में आ सकता है। वहां पर 1972-74 होंगे तो वहां पर गलती होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए मोनाल को 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सुरक्षित किया गया। और अभी हमने देखा था बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत सुरक्षित किया गया, सुरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों राज्य तितली कॉमन पीकॉक। तो इस तरह से दोस्तों कुछ दिखाई देती है हमारी राज्य तितली कॉमन पीकॉक। ये है, सबसे पहले दोस्तों है कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। बन सकता है एग्जाम में पेपिलियो वाइनर। अभी तक दोस्तों एग्जाम में नहीं आया है, 2016 के बाद से। हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न भी आपको दिखाई दे। कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो वाइनर। अगला है, किस वर्ष लिम्बा बुक ने कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया था? ये दिया था 1996 में। अगला है, कॉमन पीकॉक या लॉगमोर को राज्य तितली घोषित किया गया। ये किया गया था 7 नवंबर 2016 को। डेट सहित आपको याद रखनी है, 7 नवंबर 2016 को। कॉमन पीकॉक हिमालयी क्षेत्रों में कितने ऊंचाई में पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर।
राज्य तितली कॉमन पीकॉक का जीवन काल दोस्तों लगभग होता है 30 से लेकर 35 दिन। किस पेड़ पर कॉमन पीकॉक अंडे देती है और उसी की पत्तियां खाती है? दोस्तों यह है टिमरू के पेड़ पर। देहरादून के लच्छीवाला में किस वर्ष बटरफ्लाई पार्क खोला गया था? तो ये खोला गया था दोस्तों 2016 में। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क ये खोला गया था। अब दोस्तों यहां से हम देख लेते हैं उत्तराखंड वाद्य यंत्र ढोल। दोस्तों ये देखिए यहां पर ढोल है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो यहां पर है। तो ये दोस्तों ढोल है, देखिए उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों ये है ढोल। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर किस वर्ष ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया? ये किया गया था 2015 में योगेंद्र भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ढोल को। ढोल से निम्न प्रकार की ताल बजाई जाती जैसे नौबत या निमती, रहमानी, बड़े। प्रातः काल में ओजी जाति के लोग 22 प्रताल में बजाते हैं नौबत ताल को। मांगलिक का शुरू करने से पहले ढोल की कौन सी ताल बजाई जाती है? तो ये बजाई जाती है बड़े ताल। और आईने अकबरी में दोस्तों ढोल का भी वर्णन मिलता है, ढोल वाद्य यंत्र का वर्णन मिलता है आईने अकबरी में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का वर्णन मिलता है। अब यहां पर दोस्तों नोट में दिया गया है ढोल उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग देवताओं के जागर, शादी ब्याह और समस्त मांगलिक कार्यों में किया जाता है। ढोल का निर्माण तांबे या साल की लकड़ी से किया जाता है। इसमें बाई पुड़ी पर बकरी की पतली खाल, ये बाकी विशेषता दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता दोस्तों कौन है? उत्तम दास है, ये मैंने अभी आपको बताया था। इसके अलावा आईने अकबरी में भी ढोल वाद्य यंत्र का वर्णन मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड का राज्य खेल है, ये प्रश्न दोस्तों कई बार आ चुका है, ये है फुटबॉल। और किस वर्ष फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया? ये किया गया था 2011 में। उत्तराखंड की पहली राजभाषा कौन सी है दोस्तों? ये है हिंदी। दूसरी राजभाषा कौन सी है? ये है संस्कृत। संस्कृत को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 2010 में।